एक बदनाम गली, एक मामूली बैंक बाबू और एक ऐसी रूह जिसे मौत भी इंसाफ नहीं दे पाई। जब हकीकत और साया टकराते हैं तब जन्म लेती है असली दहशत। आप देख रहे हैं रात फ्लिक्स। ये कहानी है प्रेम सक्सेना की, जो दिल्ली की भागती दौड़ती जिंदगी को पीछे छोड़कर रोजगार की तलाश में कोलकाता के एक ऐसे कोने में आ बसा है जिसे शहर का सभ्य समाज बदनाम कहता है। यहाँ की तंग गलियां और सदियों पुरानी जर्जर इमारतें दिन की रोशनी में तो खामोश रहती हैं, लेकिन सूरज ढलते ही यहाँ की हवा भारी और जहरीली हो जाती है। प्रेम एक सरकारी बैंक में बाबू की मामूली नौकरी करता है और फिलहाल उत्तर कोलकाता के एक पुराने बंगाली मकान में बतौर पेइंग गेस्ट रह रहा है। ये इलाका असुरक्षित माना जाता है। यहाँ की तंग गलियों के अंधेरे कोनों में नशीली दवाओं का काला कारोबार और छोटी मोटी वारदातें आम बात है। प्रेम एक हिंदी भाषी युवक है, इसलिए उसे यहाँ के स्थानीय बंगाली परिवेश में ढलने में थोड़ी मुश्किल तो होती है, पर कोलकाता जैसे महानगर में साल के बीच में छत मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं, इसलिए वो चुपचाप यहाँ गुजारा कर रहा है। प्रेम के ठीक बगल वाले कमरे में पंकज नाम का एक युवक रहता है। पंकज शायद किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी में जुटा है। उसके चेहरे पर छाई थकान और मध्यम वर्गीय मजबूरी साफ झलकती है। वो दोपहर की तपिश में कोचिंग के लिए निकलता है और शाम ढलते ही वापस लौटकर अपने कमरे में खुद को कैद कर लेता है। इस 2 मंजिला मकान के मालिक एक बुजुर्ग विधु सज्जन हैं, जिनके बच्चे विदेश में बस चुके हैं। वे खुद नीचे के सुनसान हिस्से में रहते हैं और ऊपरी मंजिल इन लड़कों को किराए पर दे रखी है। प्रेम की जिंदगी एक ठहरे हुए पानी की तरह चल रही थी, लेकिन एक रात अचानक उस पानी में खौफ की लहर उठी। उस रात हवा में एक अजीब सी सड़ांध और भारीपन था, जैसे कमरे की दीवारें धीरे धीरे करीब आ रही हों। बिस्तर पर लेटे हुए प्रेम को महसूस हुआ कि कमरे के सन्नाटे में कोई भारी कदमों से उसके चारों ओर चक्कर काट रहा है। उसे अचानक याद आया कि सुबह ऑफिस जाते वक्त उसने पास वाले चौराहे पर कुछ अजीब देखा था। सड़क के बीचों बीच फटे हुए कपड़े, नींबू, सिंदूर और शराब की एक अधजली बोतल बिखरी हुई थी। वो इन अंधविश्वासों को नहीं मानता था, लेकिन उस रात कमरे का पंखा पूरी रफ्तार पर होने के बावजूद उसके माथे से पसीना ऐसे टपक रहा था मानो वो किसी भट्टी के पास लेटा हो। जब घबराहट बर्दाश्त से बाहर हो गई तो आधी रात के करीब 1 बजे प्रेम ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। बाहर की लंबी गैलरी घुप अंधेरे के आगोश में थी। जैसे ही उसने सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाए, उसे लगा कि अंधेरे के भीतर से कई डरावनी परछाइयां उसे घूर रही हैं। तभी उसके नंगे पैर से कोई ठंडी, चिपचिपी और बर्फ जैसी जमी हुई चीज टकराई। वो डर के मारे उछल पड़ा, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो वहां सिवाय खालीपन के कुछ नहीं था। जैसे ही उसने अपनी नजर सामने उठाई, उसके प्राण कंठ तक आ गए। सामने एक स्त्री का साया खड़ा था। उसका चेहरा गर्दन तक काली पड़ चुकी खाल और झुलसे हुए मांस का लोथड़ा मात्र था। माथे से गाढ़ा खून बहकर उसकी सफेद आंखों में समा रहा था। वो भयावह मंजर पल भर को कौंधा और फिर धुएं की तरह गायब हो गया। प्रेम का दिमाग ये खौफनाक दृश्य झेल नहीं पाया और वो किसी कटे हुए पेड़ की तरह बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को बिस्तर पर पाया और पास ही मकान मालिक को चिंता में बैठे देखा। मालिक ने बताया कि वो आधी रात को सीढ़ियों के बीचों बीच बेहोश मिला था। प्रेम के होश उड़ गए, क्योंकि उसे साफ याद था कि वो गैलरी में गिरा था, सीढ़ियों पर नहीं। चाय पीते वक्त भी वो जला हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने नाच रहा था। उसके भीतर की दहशत पंकज और मकान मालिक को भी महसूस हो रही थी, लेकिन प्रेम ने बात टालने के लिए कमजोरी का बहाना बना दिया। उस दिन उसने काम से छुट्टी ले ली, पर उसे क्या पता था कि चैन अब उसकी किस्मत में नहीं है। दोपहर को जब वो खाना खाने नीचे गया तो मेज पर रखे अखबार की पहली खबर ने उसके पैर तले जमीन खिसका दी। पड़ोस की ही एक तंग गली में एक युवक की लाश मिली थी, जिसकी मौत आग में जलने से हुई थी। अखबार में छपी तस्वीर और लाश का विवरण, जला हुआ चेहरा, खोपड़ी से चिपके हुए जले बाल, ठीक वैसा ही था जैसा प्रेम ने रात के साए में देखा था। अचानक प्रेम की चेतना में एक अजीब सा बदलाव आया। उसे लगा जैसे वो किसी और के शरीर में प्रवेश कर गया है। उसे अपना ही अक्स नजर आया। उसकी अपनी आंखें लहू की तरह सुर्ख थीं और उसका आधा चेहरा जलकर विभत्स हो गया था। उसने देखा कि पंकज का दोस्त अभिजीत, जो अक्सर यहाँ आता था, दबे पांव घर से निकलकर एक संकरी गली की ओर जा रहा है। प्रेम का शरीर उसके वश में नहीं था। वो एक शिकारी की तरह अभिजीत के पीछे चलने लगा। उस अंधेरी गली में अभिजीत ने एक नशा बेचने वाले से पुड़िया ली, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसका सामना प्रेम के उस राक्षसी रूप से हुआ। अभिजीत के चेहरे से रंग उड़ गया।
उसकी आंखें डर से बाहर निकल आईं। तभी प्रेम के गले से एक औरत की भारी और गूंजती हुई आवाज निकली, अभिजीत बाबू। और इसके साथ ही प्रेम के हाथ में एक जलती हुई माचिस की तीली दिखाई दी। उसने वो तीली अभिजीत की तरफ फेंकी और देखते ही देखते वो युवक आग के गोले में तब्दील हो गया। वो दर्द से तड़पता रहा, लेकिन उसका मुंह किसी अदृश्य शक्ति ने बंद कर दिया था। प्रेम वहां खड़ा होकर पागलों की तरह ठहाके लगा रहा था। प्रेम की नींद एक झटके से खुली। घड़ी में सुबह के 4 बज रहे थे। वो पसीने से लथपथ था और उसका दिल सीने को चीर कर बाहर आने को बेताब था। क्या वो महज एक सपना था? पर सुबह के अखबार में अभिजीत की मौत की खबर तो सच थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो एक बेगुनाह बैंक बाबू है या कोई कातिल साया। दहशत का सिलसिला यही नहीं रुका। अगले दिन घर के बाहर पुलिस की जीप खड़ी थी। एक सब इंस्पेक्टर पंकज से अभिजीत के बारे में पूछताछ कर रहा था। प्रेम ने छिपकर सुना कि पंकज पुलिस को बता रहा था कि अभिजीत नशे की लत में डूबा हुआ था। जब पुलिस वाले की नजर प्रेम पर पड़ी तो उसकी आंखों में एक अजीब सा संदेह था जिसने प्रेम की रूह कपा दी। अब सारे सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहे थे कि उस रात जो भी हुआ उसमें प्रेम का शरीर इस्तेमाल किया गया था। हार मानकर प्रेम ने तय किया कि वो इस समस्या का जड़ से समाधान करेगा। कोलकाता और काले जादू के किस्से उसने बहुत सुने थे और अब उसे उन पर यकीन करने के सिवा कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अपने एक पुराने साथी से मिले पते पर वो एक सिद्ध तांत्रिक की तलाश में शहर के सुदूर बाहरी इलाके में स्थित शमशान की ओर निकल पड़ा। रविवार की उस सुनसान सुबह प्रेम एक घने जंगल के मुहाने पर खड़ा था। एक तरफ शमशान की राख की गंध थी और दूसरी तरफ जंगल की रहस्यमयी खामोशी। सूरज आसमान में चमक रहा था, लेकिन जैसे जैसे प्रेम जंगल के कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ा, रोशनी दम तोड़ने लगी और चारों ओर मटियाला अंधेरा छा गया। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक विशालकाय अजगर फुसकारता हुआ रास्ते के बीचों बीच आ गया। उसका आकार इतना भयानक था कि वो पल भर में किसी इंसान को निगल जाए। प्रेम जम सा गया, लेकिन भागने के बजाय उसकी नजरें उस अजगर की नीली पीली सम्मोहक आंखों में गड़ गईं। उसे लगा जैसे वो अजगर उसे कुछ दिखाना चाहता है या शायद उसे निगलना चाहता है। धीरे धीरे आसपास का सारा मंजर धुंधला होता गया। हवा में मौजूद ऑक्सीजन जैसे खत्म होने लगी और प्रेम एक बार फिर बेहोशी की गहरी खाइयों में समा गया। शमशान के उस डरावने सन्नाटे और अजगर की उन सम्मोहक नीली पीली आंखों ने प्रेम को एक ऐसी दुनिया में ढकेल दिया था जहां हकीकत और वहम की सीमाएं पूरी तरह से धुंधली हो चुकी थीं। जब प्रेम की चेतना वापस लौटी तो उसने खुद को जंगल की धूल भरी जमीन पर नहीं, बल्कि एक मखमली और बेहद आलीशान बिस्तर पर पाया। वो कमरा किसी पुरानी ऐतिहासिक हवेली के शाही कक्ष जैसा विशाल था, जिसमें सदियों पुराना वैभव और एक रहस्यमयी खुशबू रची बसी थी। छत पर नक्काशी थी और कमरे का आकार किसी बड़े हॉल जितना था। प्रेम के मन में शंकाओं का तूफान उठ खड़ा हुआ। क्या वो मर चुका है? क्या उस विशालकाय अजगर ने उसे निगल लिया और ये परलोक का कोई हिस्सा है? प्रेम जैसे एक साधारण बैंक बाबू के लिए स्वर्ग की ऐसी कल्पना भी नामुमकिन थी। तभी उसके ख्यालों के भंवर को एक शांत, शालीन और बेहद प्रभावशाली आवाज ने तोड़ा। पास ही एक नक्काशीदार कुर्सी पर स्लेटी रंग के महंगे सूट में एक व्यक्ति बैठा था। उसकी उम्र कोई 32 वर्ष के आसपास रही होगी। चेहरे पर करीने से तराशी हुई दाढ़ी, मूछ और उसकी आंखों में एक ऐसा गहरा ठहराव था जो रूह के पार झांक ले। वो व्यक्ति, जिसका नाम शिवांश था, प्रेम की मानसिक उथल पुथल को भांपते हुए धीरे से मुस्कुराया। प्रेम ने जब लड़खड़ाती आवाज में उससे उसकी पहचान पूछी तो शिवांश ने रहस्यमयी लहजे में पलटकर सवाल किया कि उसे किसकी तलाश है। प्रेम के मन में एक तांत्रिक की जो पारंपरिक छवि थी, काले कपड़े, माथे पर तिलक और डरावनी आंखें, शिवांश उससे बिल्कुल विपरीत एक आधुनिक और उच्च वर्ग का व्यक्ति दिख रहा था। शिवांश ने प्रेम के दिमाग को किसी खुली किताब की तरह पढ़ लिया और चुटकी लेते हुए कहा कि दुनिया में ढोंगियों ने तंत्र विद्या का स्वरूप बिगाड़ दिया है, जबकि असली शक्ति दिखावे की मोहताज नहीं होती। उस कमरे की दीवार पर टंगी घड़ी 3 बजे पर रुकी हुई थी, जो उस स्थान की रहस्यमयता को और बढ़ा रही थी। प्रेम ने बिना समय गवाए अपनी आपबीती शिवांश के सामने रख दी। उसने बताया कि वो किसी साये की गिरफ्त में है जो उसे चैन से जीने नहीं दे रहा। शिवांश के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। उसने शांत भाव से कमरे की खिड़की की ओर देखते हुए कहा कि वो साया फिलहाल कमरे के बाहर ही खड़ा है, या यूं कहें कि खड़ी है। शिवांश ने प्रेम को समझाया कि वो रूह उसे तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक वो खुद हार नहीं मान लेती। उसने प्रेम को एक अभिमंत्रित रुद्राक्ष दिया और रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करने की सलाह दी।
सबसे बड़ी राहत प्रेम को तब मिली जब शिवांश ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अभिजीत की हत्या प्रेम ने नहीं बल्कि उस साये ने उसके शरीर का उपयोग करके की थी। शिवांश ने वादा किया कि वो अगले रविवार को खुद प्रेम के ठिकाने पर आकर इस मुसीबत का अंत कर देगा। विदा करने के लिए शिवांश ने बस एक चुटकी बजाई और वही विशाल अजगर फिर से प्रेम के सामने अपना जबड़ा फैलाए प्रकट हो गया, जिसके झटके से प्रेम दोबारा बेहोश हो गया। जब प्रेम की आंखें दोबारा खुली तो वो उसी जंगल के कच्चे रास्ते पर अकेला पड़ा था। उसकी जेब में फोन बज रहा था, उसकी माँ का कॉल था। शाम के 4 बज चुके थे और आसमान मटमैला हो रहा था। अगले 1 हफ्ते तक प्रेम ने अपने कमरे में सुबह शाम दीपक जलाया और शिवांश के बताए नियमों का पालन किया। हालांकि उसे हर पल ऐसा महसूस होता था मानो कोई अदृश्य शक्ति कमरे के कोनों से उसे नफरत भरी निगाहों से ताक रही है। रविवार का दिन आया तो एक और चौंकाने वाला दृश्य प्रेम के सामने था। शिवांश उसके घर पहुंच चुका था और नीचे गैलरी में मकान मालिक के साथ ऐसे ठहाके लगाकर बातें कर रहा था जैसे वे बरसों पुराने मित्र हों। शिवांश ने बड़ी चतुराई से मकान मालिक से झूठ कहा कि वो प्रेम से दिल्ली के किसी पुराने प्रोजेक्ट के सिलसिले में मिला था। उसने अपनी चमचमाती ऑडी कार में मकान मालिक को शहर की सैर पर भेज दिया ताकि वो बिना किसी बाधा के अपना काम पूरा कर सके। जैसे ही शिवांश और प्रेम कमरे के दहलीज पर पहुंचे, शिवांश का रूप पूरी तरह बदल गया। उसने हवा में हाथ घुमाया और शून्य से पवित्र भस्म निकालकर कमरे के द्वार पर एक सुरक्षा रेखा खींच दी। कमरे के भीतर कदम रखते ही बाहरी दुनिया का अस्तित्व खत्म हो गया। दोपहर की तेज रोशनी के बावजूद कमरे में ऐसा घना अंधेरा छा गया मानो वे किसी गहरी गुफा में कैद हो गए हों। हवा का दबाव इतना बढ़ गया कि सीने पर भारी बोझ महसूस होने लगा। अचानक मेज पर रखी भारी किताबें हवा में किसी पक्षी की तरह उड़ने लगीं और एक मोटी किताब सीधे प्रेम के माथे पर जा लगी। शिवांश ने फुर्ती से फर्श पर उसी भस्म से 3 घेरे बनाए और अचानक वहां एक प्राचीन हवन कुंड प्रकट हो गया, जिसकी ज्वाला से हल्का नीला धुआं निकल रहा था। पूरा कमरा किसी भयानक जंगली जानवर की गुर्राहट से गूंज उठा। शिवांश ने प्रेम को एक सुरक्षित घेरे में बैठने का कड़क इशारा किया। जैसे ही शिवांश ने संस्कृत के गूढ़ मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, प्रेम के ठीक बगल वाले खाली घेरे में काले और गहरे नीले धुएं से एक आकृति उभरने लगी। वो उसी जली हुई स्त्री की रूह थी। उसकी आंखों में दहकते अंगारों जैसी लाली थी। उसने शिवांश को चुनौती देते हुए फुनकारा कि कोई भी तांत्रिक उसे कैद नहीं कर सकता। लेकिन शिवांश ने जैसे ही हवन कुंड से कुछ अभिमंत्रित दाने उसकी ओर फेंके, उस रूह की गगन भेदी चीख से पूरा मकान कांप उठा। शिवांश की कड़कती आवाज ने जब उससे उसके इस प्रतिशोध का कारण पूछा तो उस रूह ने उबलते हुए गुस्से में केवल एक शब्द कहा, बदला। उसने स्पष्ट किया कि उसका मकसद प्रेम को मारना नहीं बल्कि उस शरीर के जरिए अभिजीत तक पहुंचना था। उसने प्रण लिया था कि वो अभिजीत के पूरे खानदान को मिट्टी में मिटा देगी। शिवांश के दबाव डालने पर उस रूह की आंखों से खून के आंसू बहने लगे और उसने वो खौफनाक दास्तान सुनानी शुरू कर दी जिसे सुनकर प्रेम के पैरों तले जमीन खिसक गई। इश्क वो बला है जो इंसान की रूह तक को चैन नहीं लेने देती। जब उस जली हुई रूह ने ये शब्द कहे तो उसकी आवाज में मौजूद वो गहरा दर्द, वो टूटन और वो कड़वाहट मेरे कान के पर्दे चीरती हुई सीधे दिल में उतर गई। ऐसा लगा मानो उस कमरे की दीवारों ने भी एक सर्द आह भरी हो। कमरे में मौजूद शिवांश और मैं अब महज श्रोता नहीं थे, हम उस भयावह त्रासदी के गवाह बन रहे थे जो उस मासूम लड़की के साथ घटी थी। उसने अपनी दास्तान सुनाते हुए बताया कि उसका नाम अंजलि था। उसके पिता और अभिजीत के पिता बचपन के लंगोटिया यार थे। तरक्की की तलाश में अभिजीत का परिवार कोलकाता आ बसा और आलिशान जिंदगी जीने लगा, जबकि अंजलि का परिवार गांव की मिट्टी से जुड़ा रहा। जब अंजलि की पढ़ाई की बात आई तो उसके पिता ने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त यानी अभिजीत के पिता पर आंख बंद करके यकीन किया और उसे कोलकाता भेज दिया। अंजलि के लिए वो घर कोई पराया ठिकाना नहीं था। उसने बचपन में अभिजीत के पिता की गोद में खेला था और उन्हें हमेशा अपने सगे पिता जैसा ही मान और सम्मान दिया था। कोलकाता की उस बड़ी हवेली में अंजलि को ऊपर की मंजिल पर एक कमरा मिला जो अभिजीत के कमरे के ठीक बगल में था। अंजलि पढ़ाई में औसत थी, इसलिए वो अक्सर अभिजीत की मदद ले लिया करती थी। धीरे धीरे वो पुरानी दोस्ती गहरी मोहब्बत में बदलने लगी। अंजलि ने बताया कि कैसे अभिजीत ने अपनी झूठी कहानियों के जाल में उसे फंसा लिया। उसने एक फर्जी पूर्व प्रेमिका और उसके गम में ड्रग्स लेने का नाटक किया ताकि अंजलि की सहानुभूति जीत सके। अंजलि उसे संभालने की कोशिश में खुद को पूरी तरह उसे सौंप बैठी।
वे दोनों एक दूसरे की बाहों में जन्नत तलाशने लगे थे, इस बात से बेखबर कि खिड़की के बाहर से कोई और भी उन पर नजरें गड़ाए बैठा था। फिर वो मनहूस दिन आया जब घर में अभिजीत के माता पिता के अलावा और कोई नहीं था। अंजलि अपने कमरे में अकेली बैठी थी, तभी अभिजीत के पिता ने कमरे में कदम रखा। उनकी आंखों में वो स्नेह नहीं था जो बचपन में हुआ करता था। वहां सिर्फ एक दरिंदगी और हवस की भूख नाच रही थी। उन्होंने अंजलि के सामने अपना मोबाइल किया, जिसमें बीती रात की अंजलि और अभिजीत के अंतरंग पलों की वीडियो चल रही थी। अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा कि अब उसका सम्मान, उसका परिवार और उसका भविष्य सब खाक में मिल जाएगा। लेकिन उस हैवान की योजना कुछ और थी। उसने अंजलि को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, और जब अंजलि ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया तो उसने अपनी ताकत के जोर पर अंजलि की रूह और जिस्म को तार तार कर दिया। अंजलि की चीखें उस घर की दीवारों में दफन होकर रह गई। सिसकती हुई अंजलि जब अपनी आखिरी उम्मीद लेकर अभिजीत की मां के पास पहुंची तो उसे लगा कि शायद एक औरत दूसरी औरत का दर्द समझेगी, मगर वहां उसे सिर्फ नफरत मिली। अभिजीत के पिता ने पहले ही अपनी पत्नी को वो वीडियो दिखाकर अंजलि के खिलाफ भड़का दिया था और खुद को पाक साफ साबित कर दिया था। अंजलि को मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया गया। रास्ते पर बदहवास भटकती अंजलि को जब अभिजीत मिला तो उसे लगा कि अब इंसाफ होगा। अभिजीत उसे एक होटल ले गया और हुलिया सुधारने को कहा। अंजलि को लगा कि वे पुलिस स्टेशन जाएंगे, लेकिन जब वो तैयार होकर बाहर आई तो उसने अभिजीत के साथ 2 और दरिंदों को खड़ा पाया। अभिजीत ने उसे चंद रुपयों और ड्रग्स के लिए उन दरिंदों के हवाले कर दिया था। उस रात अंजलि की मौत कंक्रीट की जमीन पर गिरने से नहीं, बल्कि उस धोखे से हुई थी जो उसे उसके सबसे करीबी इंसान ने दिया था। उसने खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी। मरने के बाद उसकी आत्मा भटकती रही, जिसे बाद में एक तांत्रिक ने कैद कर लिया और अपनी काली शक्तियों को बढ़ाने के लिए अंजलि का इस्तेमाल किया। जब उस तांत्रिक की खुद की साधना उल्टी पड़ गई और वो मारा गया, तब अंजलि की रूह आजाद हुई। अब उसके पास अपार शक्ति थी और उसका पहला निशाना बना अभिजीत। कहानी सुनते सुनते मेरा गुस्सा और संवेदना दोनों चरम पर थे। शिवांश ने अंजलि की रूह से कहा कि उसे अब शांति की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि नफरत की आग मासूमों को भी झुलसा सकती है। शिवांश ने चेतावनी दी कि अगर वो बदला लेती रही तो शायद मेरी प्रेम की जान को भी खतरा हो सकता है। अंजलि की रूह ने मना किया। वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन उस वक्त मेरे भीतर से एक अजब सी आवाज निकली। मैंने कहा, अगर मैं इस बदले में तुम्हारा साथ देना चाहूं तो। अंजलि और शिवांश दोनों हैरान थे। शिवांश ने शायद मेरी आंखों में छिपा न्याय का संकल्प देख लिया था। उसने एक मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते सब कुछ शांत हो गया। अंजलि की रूह अब मेरे शरीर के साथ एक तालमेल में थी। वो मुझे डरा नहीं रही थी, बल्कि हम दोनों एक ही मकसद से जुड़ चुके थे। शिवांश मुझे एक आखिरी बार सचेत करके वहां से चला गया। अगली सुबह मैं एक अनजान गांव की पगडंडियों पर चल रहा था। ये अंजलि का गांव था। मैं उसके घर पहुंचा जहां एक बूढ़ा आदमी खामोशी से अखबार पढ़ रहा था। मैंने उन्हें अपना परिचय एक पत्रकार के रूप में दिया। खेतों की हरियाली के बीच बैठकर मैंने उन्हें अंजलि की पूरी दास्तान सुनाई, वो सच जो उन तक कभी पहुंचा ही नहीं था। उनकी आंखों से बहते आंसू और उनकी खामोश चीखें बता रही थीं कि उन्हें अपनी बेटी की बेगुनाही पर हमेशा से यकीन था, बस वे समाज के डर से चुप थे। मैंने उन्हें ढांढस बंधाया और चलते चलते कहा, काका, आज के अखबार का पेज नंबर 4 जरूर पढ़िएगा। मैं वापस मुड़ा तो मुझे अपने सीने पर लगा वो भारी बोझ अब हल्का महसूस हो रहा था। कोलकाता लौटते वक्त ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए मुझे एहसास हुआ कि अंजलि की रूह अब आजाद हो चुकी है। अखबार के उस पेज पर एक छोटी सी खबर छपी थी। कोलकाता के एक प्रतिष्ठित घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी भीषण आग में पति पत्नी की जलकर मौत। अभिजीत का पूरा परिवार अब इतिहास बन चुका था, इंसाफ हो चुका था। मैंने गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर ठंडी हवा के झोंकों का स्वागत किया। अब उस कमरे में कोई भारीपन नहीं था, कोई सड़न नहीं थी, सिर्फ एक सुकून था जो अंजलि और मुझे दोनों को मिल चुका था। ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इसके सवाल आपके साथ रहेंगे। डर, बदला और इंसाफ तीनों के बीच की एक खामोश जंग। ऐसी ही रातों में उतर जाने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए रात फ्लिक्स के साथ।